हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 52। वो हॉल की बालकनी में बैठे थे। तिथि ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को शालिनी के आगे करते हुए कहा, भाई बताते हैं कि आप चाय की शौकीन हैं। मुझे चाय का स्वाद और चाय दोनों ही बेहद पसंद है। शालिनी ने उसके हाथ से कप लेते हुए कहा तो तिथि मुस्कुरा दी और चाय का घूंट पीकर बोलना शुरू किया। 6 साल पहले जब पीयूष भाई ने बिजनेस ज्वाइन किया था, उसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने पूरा बिजनेस संभाल लिया था। निरंजन अंकल भाई से नाराज थे क्योंकि भाई ने जो भी आपके साथ किया था उसके लिए उन्होंने आज तक भाई को माफ नहीं किया। श्रुति मैम ने बताया था कि क्या किया था पीयूष भाई ने, लेकिन इन 7 सालों में भाई का वो पूरा सफर मैंने देखा है। मेरी आंखों के सामने पीयूष ओबरॉय, जो किसी के आगे नहीं झुकता है, वो आपकी तस्वीर को लिए रात भर रोते हुए गुजार देता था। शालिनी ध्यान से उसे देखते हुए उसकी बात सुन रही थी। वहीं तिथि बोलते जा रही थी और उसकी नजरें बाहर ही थी। मैं तिथि, एक नॉर्मल सी फैमिली में रहने वाली मेरी नानी बस उस घर में ऐसी थी जिसको मेरी परवाह थी। माँ की डेथ के बाद पापा ने दूसरी शादी की ताकि मुझे कभी माँ की कमी महसूस ना हो, लेकिन उनके आने के बाद मेरे पापा का साथ भी छूट गया। पापा पहले मुझे टाइम देते थे, मेरे साथ वक्त बिताते थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। उनकी वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती थी जिसका जिम्मेदार उन्होंने मुझे ठहरा दिया। शालिनी की तरफ देखकर, 13 साल की थी मैं जिस माँ में अपनी मरी हुई माँ को तलाशने की कोशिश करती थी, उन्होंने ही मुझ पर इल्जाम लगाया। जानती हैं आप क्यों? क्योंकि मेरी अपनी माँ नहीं थी तो मैं उन्हें कैसे माँ बनने दे सकती थी। बल्कि उस दिन मैंने साफ सफाई करने के बाद उन्हें कहा था कि वो संभल कर चले। वो गीले फर्श पर फिसल गई। प्रेग्नेंट थी वो तब, और ये बात शायद उन्हें पता थी। उस गलती की सजा मुझे मिली, जिंदगी भर के ताने के रूप में। उस दिन पहली बार पापा ने मुझ पर हाथ उठाया था। पूरी रात मैं एक कोने में पड़ी रोती रही, मगर पापा एक बार भी मेरे पास नहीं आए। सुबह जब नानी आई तो मेरी तबीयत ठंड की वजह से खराब हो गई थी। अब ये अक्सर ही होने लगा था। मेरी छोटी सी गलती, मेरी सौतेली माँ का मेरे पापा को भड़काना और पापा का मुझ पर चीखना चिल्लाना या हाथ उठा देना। कहते कहते तिथि की आंखों से आंसू लुढ़क गए। ये बिल्कुल आसान नहीं था। कहीं ना कहीं उसके सारे जख्म आज वो कुरेद रही थी। उसने गहरी सांस लेकर आगे बोलना शुरू किया। इन सब से बचने का तरीका मैंने निकाला जॉब का। उस समय पीयूष भाई की कंपनी में उनकी सेक्रेटरी की पोस्ट खाली थी। मैंने न्यूज़पेपर में उनका ऐड देखा था। बस अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए चली गई। तो उसी दिन पीयूष भाई को देखकर सबसे पहले लगा कि ये कैसा इंसान है। ना कभी हंसता है ना मुस्कुराता है। बहुत खड़ूस और घमंडी लगे थे वो मुझे पहली बार में। मैंने तो सोचा था कि मुझे वो जॉब कभी नहीं मिलेगी और ना ही मुझे ऐसे इंसान की कंपनी में काम करना था। मगर 2 दिन बाद कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर आया। 2-3 साल तक चीज़ें नॉर्मल चलती रही। हाँ, पापा की वाइफ का नेचर और भी ज़्यादा खराब हो गया था मुझे लेकर। उन्हें जलन होती थी कहीं ना कहीं। और पापा, वो तो मेरे पापा रहे ही नहीं थे, सिर्फ अपनी बीवी के पति रह गए थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी जिंदगी पूरी पलट गई। मुझे अभी भी वो रात अच्छे से याद है। मोहल्ले के छोर पर कुछ आवारा लड़के हमेशा की तरह बैठे थे। कहते हुए तिथि एक बार फिर अतीत की यादों में खो गई। ये लीजिए भैया। तिथि ने अपने पर्स से पैसे निकालकर कैब ड्राइवर को देने के बाद खुद आगे बढ़ गई। रात का वक्त था। उस पर इतनी गहरी रात को अंधेरे में कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था। तिथि चौराहे पर थी और वहां से तेजी से वो मोहल्ले की तरफ बढ़ रही थी, जिसके बाहर गेट पर जलती स्ट्रीट लाइट की वजह से आसपास रोशनी फैली थी। बेशक रात का वक्त था, उस पर दिल्ली जैसा शहर, तो तिथि का डरना लाजमी था। तभी उसके कानों में किसी की सीटी बजाने की आवाज पड़ी। उसकी पकड़ उसके हैंडबैग पर कस गई और कदमों की तेजी बढ़ गई। मोहल्ले के बाहर कुछ आवारा शराबी लड़के हमेशा देर रात तक घूमते रहते थे और आसपास आती जाती लड़कियों पर फप्तियां कसना इनका काम था। कितनों के मुंह वो लगेगी, ये सोचकर वो तेज कदमों से मोहल्ले के गेट की तरफ बढ़ने लगी, जहां से अंदर जाने पर सबके घर पड़ते थे। रात का वक्त था तो बेशक ही सब सो चुके थे। सारे घरों की बत्तियां बुझ रखी थी। बस गेट पर लगे लाइट्स की पीली रोशनी वहां फैली थी। तिथि जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। तभी उसके कदम एकदम से रुक गई। आंखें आंसुओं से भर गई। वहीं वो लड़के तेज आवाज में किसी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को ताली मारते हुए तिथि को देखकर बेहयाई से हंसे जा रहे थे। तिथि ने उन्हें देखकर इग्नोर करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गई तो उन लड़कों की हिम्मत और बढ़ गई।
उनकी उम्र यही कोई 22-23 के आसपास रही होगी। हाथों में बुझे हुए सिगरेट और बेशर्मी से वो तिथि के पीछे चल रहे थे। उसकी चाल ढाल से साफ मालूम पड़ रहा था कि वो शराब के नशे में थे। लाल आंखें और शर्ट की सिगरेट से भरी जेब उनके नकारा होने का पूरा सबूत दिखा रही थी। तिथि तेजी से बढ़ रही थी कि एकदम से ट्रांसफार्मर में जोर की आवाज हुई और इसी के साथ मोहल्ले के गेट पर लगी स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई। वहां घुप अंधेरा सा छा गया। तिथि एक बार को तो अंदर तक घबरा गई, मगर फिर हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगी। अंधेरे की वजह से वो संभल कर चल रही थी, मगर उसकी चाल में उतनी ही तेजी भी थी। कहो तो हम घर तक छोड़ दें? उन लड़कों में से एक ने तिथि की पीठ पर अपना हाथ चलाते हुए कहा और एक भद्दी सी हंसी हंस दिया। उसी के साथ उसके साथी भी हंसने लगे। तिथि को वो चुअन अंदर तक चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। उसका जी किया अभी इस लड़के के गाल पर थप्पड़ रसीद दे, मगर वो नहीं कर पाई। उसके हाथ सिर्फ हैंडबैग और मोबाइल पर ही कसे रह गए। वो सारे लड़के उसके पीछे ही थे। तिथि के कदमों की तेजी बढ़ गई थी, जिसके बाद वो सब एकदम से उसे रोककर घेर कर खड़े हो गए। तिथि के पैर एकदम से ठिठक गए। टॉर्च की रोशनी में अपने सामने उन दोनों लड़कों को देख उसने अपने कदम पीछे लिए, मगर पीछे से एक लड़के ने एकदम से उसके कंधों को पकड़कर उसके कंधों पर हाथ फिराने लगा। तिथि ने एकदम से उसे धक्का दिया और खुद उसे झिझक कर दूर हो गई। दूर रहो मुझसे। अपने कदम पीछे लेते हुए वो कांपते हुए उन लड़कों को उंगली दिखाते हुए बोली। अब वो डर की वजह से कांप रही थी या गुस्से की वजह से, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। एक लड़के ने एकदम से आगे आकर उसकी बाह को कसकर पकड़कर खींचा तो तिथि उसे छूटने के लिए उसके हाथ पर मारने लगी, मगर उस लड़के की मजबूत कसी हुई पकड़ से खुद को छुड़ाना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। उसको ऐसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते देख उस लड़के के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तिथि को जबरदस्ती पकड़े उसके साथ ही खड़े थे और वो लड़का अपनी उंगलियां तिथि की गर्दन से फेरते हुए नीचे की तरफ ले जा रहा था कि एकदम से एक तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़ी। तिथि की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो दर्द से अपनी आंखें भींचे खड़ी थी। उस लड़के का साथी जो तिथि को बालों से पकड़कर शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, उसने रोशनी की वजह से अपनी आंखों के आगे हाथ कर लिए। वहीं एक गाड़ी तेजी से उस चौराहे के पास घूम गई। उस गाड़ी की हेडलाइट्स चालू थी, जिसकी वजह से रात के उस घुप अंधेरे में वो रोशनी मानो आंखों में बुरी तरीके से चुभ रही थी। कौन है बे? किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जानते भी हो कौन है हम? वो लड़का तिथि को अपने साथियों के हवाले कर आंखों पर हाथ रख चीखते हुए बोला तो गाड़ी रुक गई। आगे के गेट से अपनी स्लीव्स को मोड़ते हुए पीयूष बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा दहक रहा था। गुस्से से उसकी नसें गर्दन तक तनी हुई दिख रही थी। सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में उसके बिखरे बाल और आंखों में नजर आता गुस्सा काफी था किसी के अंदर सिरहन पैदा करने के लिए। इससे पहले कि वो लड़के कुछ समझ पाते, पीयूष उस लड़के की तरफ बढ़ गया जिसने तिथि की बाजू पकड़ी थी। पीयूष के ऐसे गुस्से में अपनी तरफ आते देख ही उस लड़के की हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से उसकी पकड़ तिथि के हाथ से छूट चुकी थी। वो खुद भागने की फिराक में था, मगर पीयूष ने एकदम से उसका कॉलर पकड़कर उसे खींच लिया। जहां 6 फीट का कसा हुआ बदन और अच्छी कद काठी वाला पीयूष, और उसके आगे वो लड़का जो पीयूष के सामने अदना सा लग रहा था। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, पीयूष ने एकदम से उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। वो लड़का दर्द से कराते हुए मुंह पर हाथ रखे पीछे हो गया। उसके जबड़े बुरी तरीके से हिल चुके थे और आगे के दांत टूट गए थे, जिस वजह से वहां से खून निकल रहा था। तू कौन है बे? क्या लगता है इस लड़की का जो इसके लिए लड़ने आ गया? कहीं इसका आशिक? इससे पहले कि वो लड़का कुछ और बोलता, वहां एक खट की आवाज आई। अब तक अपने टूटे दांतों को संभाले खड़ा लड़का अब खड़ा नहीं रह पाया और वहां से भाग गया, जबकि बाकी साथी उस लड़के को देख रहे थे जो अभी पूरे गुस्से से दंदनाते हुए पीयूष के सामने जाकर बोल रहा था। वो अब दर्द से बिलबिला रहा था। उसके हाथ को झटके से छोड़कर पीयूष ने उसके बाल पकड़े और उसके गाल पर एकदम से थप्पड़ जड़ दिया। उस लड़के ने अपने गाल पर हाथ रख लिया तो उसके पेट में मुक्का जड़ते हुए पीयूष गुस्से से बोल पड़ा, भाई हूं मैं उसका, समझा? पीयूष ने जैसे ही चीख कर कहा, वहां मौजूद हर इंसान मानो कांप उठा। वो लड़का एकदम से बैठ गया। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पेट के अंदर एक साथ कई मरोड़े उठ रही हो। इस बीच पीयूष की नजर सबसे कोने में गेट के पास बैठी शून्य में ताकती तिथि पर गई। अब तक मोहल्ले वाले वहां जमा हो चुके थे। भीड़ ने बातें बनाना शुरू कर दिया था, मगर तिथि, वो तो ये सब बस एक टक शून्य भाव से देखे जा रही थी। शालिनी ने तिथि के हाथ पर हाथ रखा तो तिथि वर्तमान में आई। उसने अपने आंसू धीरे से पोंछे तो शालिनी ने पानी का ग्लास उसके आगे कर दिया, लेकिन शालिनी के अलावा 2 जोड़ी आंखें उन दोनों पर बनी थी। क्या होगा अब आगे? क्या करेगी तिथि?
इसका क्या असर पड़ेगा तिथि के दिमाग पर? पीयूष क्या करेगा अब? क्या ये सब जानने के बाद शालिनी की सोच पीयूष को लेकर बदलेगी? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।